नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NST9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपने परिवार के साथ ब्रज क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल पुंछरी का लौठा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर के समक्ष दंडवत होकर नमन किया। इसके बाद उन्होंने श्रीनाथ जी और गिरिराज जी की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी से राज्य और देश की खुशहाली की कामना की। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में मारी सड़क ऐप को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ऐप के माध्यम से जनता द्वारा रिपोर्ट की गई सड़कों पर गड्ढों और अन्य समस्याओं की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान और बेहतर सड़क व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मोदी कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई। इसमें 2 बड़े फैसले लिए गए। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 6 लेन नासिक सोलापुर हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है। 2 साल में इसका काम पूरा होगा। ये 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो 19,142 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि सूरत चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर का हिस्सा है जो पश्चिम भारत को दक्षिण से जोड़ता है। ये नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, सोलापुर के जिलों को जोड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसमें 27 बड़े और 164 छोटे पुल होंगे। ये नासिक और सोलापुर के बीच की दूरी 14% कम करेगा। इससे 432 के बजाय केवल 374 किलोमीटर का सफर तय करना आसान होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकसित भारत बनाने के लिए देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत किया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लासेस को होता है, चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, हर एक चीज से मिडिल क्लासेस को जो बेनिफिट होता है वो ध्यान में रखते हुए आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस हो गई है। अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है। इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा। ये 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। हाईवे मिनिस्ट्री ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पिछले 10 वर्षों में whatever arbitration and other disputes the department had faced, all those disputes and arbitration matters have been thoroughly analyzed in a very systematic। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में सामाजिक सद्भाव और एकता पर जोर देते हुए कहा कि देश सबका है और किसी को भी जाति, भाषा या धन के आधार पर आंका नहीं जाना चाहिए। भागवत ने भेदभाव मिटाने के लिए मंदिरों को सभी के लिए खोलने की अपील की। उन्होंने परिवारों की एकजुटता पर भी जोर दिया ताकि अकेलापन और नशे जैसी बुराइयों को रोका जा सके। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल और संविधान का पालन करने की भी अपील की। क्षेत्र में प्रभावी है तो अपने क्षेत्र में जो पानी है, पानी की व्यवस्था है, तालाब है, कुएं है, दर्शन की व्यवस्था है, मंदिर है, मठ है और जीवन पूरा होने के बाद जाने की व्यवस्था है स्मशान। वो किसी का बनाया हो, सब हिंदुओं के लिए खुला चाहिए। ये अगर आप समझा बुझा के कर सकते हो तो करो, इसके लिए मारपीट नहीं करना।
क्योंकि ये जोड़ने का काम है, इसमें संघर्ष नहीं है। दूसरी बात जो कही गई, व्यसन वगैरह वगैरह सारी बातें, आदमी जब दुनिया में अकेला पड़ जाता है तो व्यसनों में ज्यादा फंसता है। उसको अगर आधार रहा, लोगों में बातचीत रही, गपशप होती रही, तो वो बच सकता है। आजकल घर में भी गपशप बंद हो गई, और इसलिए अपने घर में एक दिन, सप्ताह में एक बार, शाम के समय तय करके सब लोगों ने घर में रहना। श्रद्धानुसार भजन करना, उसके बाद घर में बनाया हुआ मां के हाथ का भोजन करना, मीन मेघलिका ने बिना, और फिर 3-4 घंटा बैठकर गपशप करना। हम कौन है, हमारा कुल कौन सा, हमारी कुल की रीति क्या है, पूर्वज कैसे थे, उनके सदाचरण के क्या उदाहरण है। जो आज के समय की कसौटी पर सही बातें उनकी थी, वो आज हम में है कि नहीं, कैसे लाना, उससे उल्टा कुछ है तो उसको कैसे निकाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। जयशंकर ने तारिक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निजी पत्र भी सौंपा। हालांकि इस दौरान जयशंकर ने वहां मौजूद पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनेता से हाथ भी मिलाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं की पहली मुलाकात भी माना जा रहा है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महायुति ने रामदास अठावले जी को अपने कार्यकर्ताओं में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर पिछड़े वर्गों के कार्यकर्ताओं को आरक्षण के अनुसार सीटें भी आवंटित की गई है। बावनकुले ने यह भी कहा कि रामदास अठावले का स्थिर विचार है कि समाज के सक्षम और योग्य लोगों को आगे लाया जाना चाहिए। इसके तहत महापालिकाओं में और कुछ मामलों में उनकी पार्टी को सीटें आवंटित की गई है, जिन पर उन्होंने खुद भी चर्चा की। हम अनेक जगह पर महायुति के कार्यकर्ता में रामदास आठवले जी को लिया ही है, और कई जगह मागास वर्गीय कार्यकर्ताओं को भी हमने जहां रिजर्वेशन है वही सीट दी है। आखिर उनका एक कहना रहता है कि भाई अच्छे लोग जो है समाज के, उनको आगे लाना चाहिए। तो रामदास आठवले जी से चर्चा हमने की है। निश्चित रूप से सारे महानगर पालिका में उनका प्रतिनिधित्व देने का हम प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लिस्ट मेरे पास भी आई थी, उनमें भी उनको सीट दी गई है। देखिए, उनको निगेटिविटी उनके ब्लड में चली गई है, मन में भी निगेटिविटी है। रोज निगेटिविटी की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे जैसा नेता जो शिवसेना को आगे लेके जाने के लिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को विचार को आगे लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं। मूलतः महाराष्ट्र की मराठी आदमी के लिए वो काम कर रहे हैं, और इस प्रकार से उसकी आलोचना करना ठीक नहीं है। संजय राउत जी ये बार बार किसी व्यक्तिगत दुख के कारण एकनाथ जी का जो उनका नहीं जमता है, बन नहीं पाता है, ये एकनाथ जी का जो शिवसेना उनको मिली है, ये जो गुस्सा उनके मन में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि नया साल सभी के लिए खुशियों, समृद्धि और अच्छी सेहत से भरा हो। Say, I pray this year should go very well and all people should be happy. So, this is a happy new year, will bring all prosperity and good health to all. This is my desire, and even government will give good governance at least in next coming year. And I also wish
all the people of the country good. बंगाल में सियासी पारा चढ़ने लगा है। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की चुनाव आयोग के साथ एसआईआर के मुद्दे पर 2.5 घंटे तक बैठक हुई। इस दौरान केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली बार जो 5 सवाल पूछे थे उनका जवाब नहीं मिला है। 2-3 मुद्दों को छोड़कर किसी का जवाब नहीं मिला। 1 करोड़ 36 लाख लोगों का नाम संदेह में है। हमने उसको लेकर सवाल पूछा लेकिन उसकी लिस्ट अब तक नहीं दी गई। उन्होंने आगे कहा कि 60 से ऊपर जिसकी उम्र है और बीमार है उसको भी चुनाव आयोग के दफ्तर में ना बुलाकर उसके घर भी जाकर वेरिफिकेशन किया जा सकता है। जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, कहा जाता है 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। 58 लाख जो नाम हटाए जा रहे हैं उसमें कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, इसका जवाब मांगा है। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, 10 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ हमारा एक मीटिंग पहले से तय था। तो 8-10 मुद्दों पे आज बात हुआ है और 12 बजे की मीटिंग शुरू हुआ। अभी 2:45 बज रहे हैं, 2.5 घंटा मीटिंग चला है। 10 मुद्दे पे जो आज हम लोग बात किया है, पिछला बार जब हम लोग आए थे, हमारा पिछला 1 महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था। उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला। उसी दिन रात को कुछ पत्रकारों को सिलेक्टिवली लीक किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने हर सवाल का जवाब दिया है। उसके तुरंत बाद मैंने एक ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल एविडेंस है और एक भी सवाल का एक भी जवाब इलेक्शन कमीशन पिछला बार नहीं दिया है। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बढ़े सियासी टकराव के बीच अब चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पर सख्त रुख अपनाया है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के तीखे आरोपों और चुनाव आयोग पर लगाए गए हमलों के बाद आयोग ने ये साफ शब्दों में कहा है कि चुनावी ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारी को धमकाने या डराने की कोशिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बयान सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी के उन आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग का ये पलटवार ऐसे समय पर आया है जब टीएमसी प्रतिनिधिमंडल और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बीच हुई 2.5 घंटे लंबी बैठक के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी वोटर लिस्ट को हथियार बनाए जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर देते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह जिन सांसदों और विधायकों से मिल रहे हैं उनमें से आधे 2026 में पूर्व विधायक और 2029 में पूर्व सांसद बन जाएंगे। उन्होंने ये दावा किया कि भाजपा 30 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि अमित शाह केंद्र सरकार की पूरी ताकत और चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बंगाल की जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की जनता जान चुकी है कि भाजपा राज्य को वंचित और अपमानित करती है और बंगाल फिर भाजपा को नकारेगा। आज जितने एमपी एमएलए से अमित शाह जी भाजपा का मीटिंग किया है उसमें आधा तो एक एमएलए बन जाएंगे 2026 में और जो एमपी वहां पर थे वो एक एमपी बन जाएंगे 2029 में। यहां पर आज भाजपा 30 क्रॉस करने का जगह पे नहीं है। अभी वो जो फ्रैक्शंस है वो अमित शाह पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का ताकत लगा के पूरा इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके वो कुछ एक महल बनाना चाहते हैं, लेकिन बंगाल का ग्राउंड रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बंगाल जानते हैं भाजपा बंगाल को डिप्राइव करते हैं, इंसल्ट करते हैं, विंडिक्टिव है
और भाजपा वालों को बंगाल फिर रिजेक्ट करने वाला है। आज जीत श्रीगंगानगर जिले में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। लॉरेंस गैंग के लिए रंगदारी और अवैध वसूली करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसते हुए जिला पुलिस ने करीब 91 लाख रुपए नकद और एक इनोवा क्रिस्टा कार जब्त की है। इस सनसनीखेज कार्रवाई से अपराध जगत में हड़कंप मच गया है। पुलिस महानिदेशक राजस्थान के निर्देश और बीकानेर रेंज आईजी के मार्गदर्शन में श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। रायसिंह नगर थाना पुलिस द्वारा की गई नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की इनोवा क्रिस्टा कार को रोका गया, जिसमें सवार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकली बरामद हुई। जांच में सामने आया कि ये रकम लॉरेंस गैंग से जुड़े अपराधियों द्वारा व्यापारियों और आम लोगों को जान से मारने की धमकी देकर वसूली की गई है। रायसिंह नगर में अभी 2 दिन पहले रात को नाकाबंदी की हुई थी और औचक निरीक्षण सभी जो गाड़ियों का कर रहे थे, उसी में जो हमारे एएसआई जगतार जी रायसिंह नगर थाने के और उनकी टीम के द्वारा जब एक गाड़ी इनोवा को रोका गया, इनोवा क्रिस्टा को, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और उसके जब चेक किया गया उस गाड़ी को तो उसमें उनको 3 बैग मिले जिसमें कि पैसे भरे हुए थे। इस पे तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर उन्होंने उसमें उनको जब उनसे पूछा गया इनके पैसों के बारे में तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। असंतोषजनक जवाब की वजह से उसमें 106 बीएनएसएस में उन पैसों को जब्त किया गया। और जब गांव वगैरह में जब पूछा गया कि इनका क्या काम है, कैसे इनके पास इतने पैसे आए, तो पूरी संदिग्ध भूमिका लगी, क्योंकि वो एक सिंपल टेलर का काम जो कुलदीप को हमने मौके से गिरफ्तार किया और कुलदीप के साथ रामस्वरूप और अमन और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया था, फिर डिटेन किया था, 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया। उसके बाद जब इनसे पूरी और आगे डिटेल ली तो कुलदीप के द्वारा बताया गया कि उसके बेटे योगेश ने उसको कहा था कि वहां से जाके जोधपुर से जाके इस व्यक्ति से जो जयराम जानू है इससे अपने को रुपए लेकर आए। तो वो जोधपुर से रुपए लेकर आया है और इसके साथ जो कुलदीप के साथ इसके 2 दोस्त अमन और रामस्वरूप और सूरतगढ़ से घनश्याम, ये लोग गए थे। अदर बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भारूचा हाल ही में उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंची। यहाँ उन्होंने पवित्र भस्म आरती में भाग लिया और मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। नुसरत का ये दौरा नया साल 2026 से पहले भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए था, लेकिन उनका ये मंदिर दर्शन सोशल मीडिया और धार्मिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल नुसरत भारूचा मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में उनके हिंदू मंदिर जाने और पूजा अर्चना करने को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उनके इस कदम की कड़ी आलोचना की है। मौलाना ने कहा कि किसी मुस्लिम महिला का पूजा करना, चंदन लगाना और गैर इस्लामिक धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना शरीयत के खिलाफ है। उन्होंने इसे गुनाह-ए-अजीम यानी बड़ा गुनाह बताया और कहा कि नुसरत को तौबा करनी चाहिए और कलमा पढ़नी चाहिए। पूरी दुनिया में नए साल की स्वागत की तैयारी चल रही है। नए साल को सभी जगहों पर अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट भी किया जाता है। भारत में जहां नए साल पर पर्यटन स्थलों पर खूब भीड़ उमड़ रही है, राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर खूब भीड़ देखी जा रही है। वही बड़ी संख्या में लोग बड़े मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। जयपुर का मशहूर मोती डुंगरी गणेश मंदिर में भी नए साल के आगमन की तैयारी की जा रही है। इस बार मोती डुंगरी मंदिर में कुछ नया होने जा रहा है। जयपुर का मोती डुंगरी गणेश मंदिर नए साल पर इस बार भक्ति के साथ साथ स्वाद और परंपरा का भी अनोखा संगम बनने जा रहा है। यहाँ 56 भोग की परंपरा को एक नई पहचान देते हुए 56 किस्मों की लड्डुओं की भव्य झांकी सजाई जाएगी, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनेगी। बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। इस केस के मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद ने एक वायरल वीडियो संदेश जारी कर खुद को पूरी तरह बेगुनाह करार दिया। मसूद ने यह दावा किया है कि वे हत्या के समय भारत नहीं बल्कि दुबई में था, जबकि बांग्लादेश पुलिस का ये कहना है कि वे भारत में छिपा हुआ है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में फैसल करीम मसूद खुद को निर्दोष बताते हुए ये कह रहे हैं कि मैं फैसल करीम मसूद हूं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हादी की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये केस पूरी तरह झूठा और साजिश के तहत बनाया गया है। मसूद का ये भी कहना है कि इसी झूठे आरोप की वजह से उन्हें देश छोड़कर दुबई जाना पड़ा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके पास दुबई का वैध 5 साल का मल्टी एंटी वीजा है और वे किसी भी तरह वहां पहुंचे। বিগত 12 ডিসেম্বর ওসমান হাদির নামে যে ব্যক্তির হত্যা মামলা আসামি আমাকে করা হয়েছে, আসলে আমি এই মামলার সাথে এই ওসমান হাদির যে হত্যা, এই হত্যার সাথে আমি কোনোভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত না। এটা পুরোটাই একটা মিথ্যা বানোয়াট একটা নিউজ বা যেটাই বলেন আসামি আমাকে করা হয়েছে। করার পিছনে বেশ কিছু কারণ আছে, কারণ আমি তার প্রচারণায় ছিলাম। আমি তার অফিস বলেন, আড্ডাখানা বলেন, যেটাই বলেন আমি সেখানে ছিলাম। সেখানে থাকার পিছনে মূল কারণটা হলো, আপনারা জানেন যে আমি অ্যাপেল সফট আইটি নামে একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক। বিগত 10-12 বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠান আমি চালাচ্ছি। এই প্রতিষ্ঠান থেকে আমি প্রায় 20-30 কোটি টাকার কাজ করেছি। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।